दोस्तों, बुलंद अक़वाल हाजिर हैं लाइब्रेरी में। मुझे उम्मीद है कि क्राइम एंड पनिशमेंट आपको दोस्तोवस्की का नावल पसंद आया होगा। असल में जब मैं रशिया गया तो मैंने सोचा कि बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाते हैं, और खालिद हुसैनी का एक नावल था द काइट रनर, वो बहुत खूबसूरत नावल था, उसको पढ़ लेते हैं। और मज़ा भी बहुत आया, इसलिए कि अफगानिस्तान का सारा बैकग्राउंड कुछ ही देर के अंदर सिमट कर नावल के अंदर आ गया, क्योंकि नावल की कहानी उस हिस्से की तरफ है। और दूसरी अहम बात ये हुई कि वो कल्चर जो है पाकिस्तान का भी और फिर अमेरिका भी, तो ये पूरा ट्रायंगल यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कल्चर इस नावल के अंदर हमें जगह जगह नजर आता है। थोड़ी सी बात हम खालिद हुसैनी की कर लेते हैं द काइट रनर से पहले। खालिद हुसैनी एक यंग डॉक्टर हैं, ये अपने कैलिफोर्निया में होते हैं, इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे, अब उन्होंने ख़त्म कर दिया जब से उनकी नावल बेस्ट सेलर पे गया। 1965 में ये काबुल में पैदा हुए, और वहाँ इनके वालिद जो थे वो एक बड़ी पोजीशन के आदमी थे, अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री में डिप्लोमेट थे। इनकी वालदा जो थी वो कहीं फ़ारसी वगैरह पढ़ाती थी। ये कुछ अरसे यानी साल काबुल में रहे, और उसके बाद 7-8 साल के लिए ईरान चले गए, फिर ईरान से वापस काबुल आ गए 1973 में। अच्छा, मैं जानबूझ के टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1973 में कई ऐसी चीज़ें हुई अफगानिस्तान में जो इनकी लाइफ हिस्ट्री से कुछ मैच करती हैं, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी जैसे कि शायद ऑटोबायोग्राफिक का नॉवल है, मगर बहरहाल ये 1973 में वापस आए। और उसके बाद 1979 में जब सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ तो ये अपने वालिद और वालदा के साथ कैलिफोर्निया आ गए। कैलिफोर्निया में इन्होंने आकर पहले ग्रेजुएशन वगैरह की सांता क्लैरा यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद 1993 में सैन डिएगो यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एमडी किया, और फिर उसके बाद ये अपने क्रिएटिव राइटिंग में चले गए। इसके बाद इनकी एक के बाद एक किताबें आनी शुरू हुई। पहली किताब तो इनकी यही थी द काइट रनर। ये 2003 में आई, 70 कंट्रीज़ के अंदर, 70 कंट्रीज़ के अंदर ये बेस्ट सेलर रही। उसके बाद 2007 में इनकी दूसरी किताब आई अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। ये भी 1 मिलियन कॉपीज इसकी बिकी, और इसके भी राइट्स कोलंबिया पिक्चर ने परचेज कर लिए। मज़ेदार बात यह कि जो पहली किताब थी द काइट रनर, वो उस पर भी एक मूवी बनी थी। उसके बाद उनकी एक और किताब आई एंड द माउंटेन इको, ये आई 2013 में। इस दौरान एक और बुक सी प्रेयर्स के नाम से भी आई। तो यूँ इनकी ज़िंदगी जो है वो एक लिहाज से इसलिए चेंज हुई कि इन्होंने फिर मेडिसिन प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और अब बाज़ाब्ता राइटर के तौर पर अपना करियर बना लिया। अच्छा, ये अभी भी कैलिफोर्निया में ही रहते हैं। थोड़ी सी बात मैं चाहूँगा दोस्तों कि मैं अफगानिस्तान के हवाले से कर लूँ, इसलिए कि ये जो सन थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अफगानिस्तान का कुछ जिक्र इस तरह से कि 1973 का जो मैंने जिक्र किया था, यानी जिस वक्त खालिद हुसैनी जो हैं वो वापस आए थे ईरान से चंद साल अपने वालिद के साथ गुजार के, 1973 से पहले यानी 1965 से 73 के दौरान, या बल्कि उससे भी पहले, हमें पता है कि अफगानिस्तान में मोनार्किज्म चल रहा था, यानी 40 साल से वहाँ बादशाहत चल रही थी, और वो किंग ज़ाहिर की बादशाहत थी। अच्छा, किंग ज़ाहिर का थोड़ा सा बताता चलूँ। किंग ज़ाहिर जो थे ना वो आम बादशाहों की तरह नहीं थे, बड़े इन्होंने लिबरलिज्म फैलाया था। इनके दौर में पार्लियामेंट वगैरह भी बनी थी, और उस ज़माने में अफगानिस्तान वैसा नहीं था जैसा आज का अफगानिस्तान है। बहुत ही मॉडर्न अफगानिस्तान था, वहाँ पर पूरा रशियन कल्चर फैला हुआ था। और चूँकि इनके दौर में इन्होंने बाज़ाब्ता इनके पार्लियामेंट और सब कुछ इस तरह से, बिल्कुल जैसा कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होता है, दोनों फंडामेंटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ग्रुप्स को इन्होंने पब्लिक को बाज़ाब्ता प्रमोट किया। लेकिन जिस दौरान ये इस्टेब्लिश हो रहे थे, इनके अपने कज़न जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे दाऊद खान, उनको इन्होंने निकाल दिया था। बाद में दाऊद खान ने इसी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अपने अफगानिस्तान की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसकी मदद से कॉप किया और इनके खिलाफ इनको हुकूमत से ख़त्म कर दिया, बल्कि ये मारे भी गए। उसके बाद दाऊद खान 5 साल तक रहे, मगर इन्होंने गड़बड़ ये करी। अच्छा, इन्होंने कम्युनिज्म फैलाया वहाँ पर, और इन्होंने बाज़ाब्ता जिसे कहते हैं ना कि कम्युनिस्ट लाल परचम लगा दिया, रेड कलर का जो परचम होता है कम्युनिस्ट का, और वो जो ब्लैक और रेड और ग्रीन जो परचम इस्लाम का जो रिप्रेजेंट करता है वो हटा दिया था। 5 साल इनकी हुकूमत रही, मगर इन्होंने इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मारना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि इनके खिलाफ एक रेबेल आया, और फिर इनका भी दौर ख़त्म हुआ, और उसके बाद नूर मोहम्मद तारिकी आ गए। नूर मोहम्मद तारिकी जो थे वो भी मतलब ये कि कम्युनिस्ट थे, मगर ये भी 1 साल ही रह सके, और फिर इनकी हुकूमत ख़त्म हुई। और फिर हमने याद होगा कि 1979 में सोवियत इन्वेजन आ गया, क्योंकि कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है ख़त्म होता जा, यानी पहले रशिया
ख्वाहिश में था कि इसको कम्युनिस्ट ब्लॉक बनाएगा, तो अब वो कम्युनिस्ट ब्लॉक नहीं बन सकता था। नतीजा होकर सोवियत यूनियन की एंट्री हुई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद से उस सोवियत यूनियन एंट्री के खिलाफ खड़ा हुआ। तो फिर 1979 से 89 तक का पूरा 10 साल हमें नजर आता है कि सोवियत इन्वेजन वहां पर है और वो सब कुछ हुआ। और फिर वो मुजाहिदीन की मूवमेंट जो अमेरिका ने एक इस्लामिक मूवमेंट बनाई, जिसको हम सीडो मूवमेंट कहते हैं, अगेंस्ट द रशियन कम्युनिस्ट ब्लॉक। और यूं पूरा का पूरा आपको याद होगा ज़िया-उल-हक का दौर, वो सारे मुजाहिदीन और वो सब कुछ। और फिर जब बाद में 1989 में सोवियत यूनियन को शिकस्त हो गई और वो निकल गया, तो फिर हमने देखा कि वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई और उसके बाद एक तालिबानाइजेशन का दौर शुरू हुआ। और वो सिलसिला आपको याद होगा 2004 में बाज़ाब्ता इनकी स्टैब्लिश हुई हुकूमत, 2006 में तालिबान हर तरफ फैल गए। लेकिन फिर सितंबर 11 का वाक़या हुआ और फिर आपने देखा कि वही अमेरिका दोबारा पाकिस्तान की मदद से अब उन्हीं मुजाहिदीन और तालिबान के खिलाफ एक पूरी मूवमेंट नजर आई। तो वो सारा हमें याद है। ये तो एक बैकग्राउंड था, मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूं। अब हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि नॉवेल की तरफ चलते हैं। बल्कि मुझे याद आया कि नॉवेल पर जाने से पहले उसका एक वीडियो क्लिप है, वो देख लीजिए। उस पर मूवी बनी थी द काइट रनर्स के नाम से, वो देख लेते हैं और उसके बाद आकर हम थोड़े कैरेक्टर्स देख लेते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने वो ट्रेलर एंजॉय किया होगा और एक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस किस्म की कहानी है, उसका क्या पस मंज़र हो सकता है। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, आप और हम सब जानते हैं अफगानिस्तान के कल्चर के हवाले से, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के पड़ोस का मुल्क है, बहरहाल एक मुस्लिम मुल्क है, तो रिलीजन इस्लाम है वहाँ पर। मगर कुछ है मेजर चीज़ें जिनको हमें याद रखनी है। नंबर 1 ये कि वहाँ पर जो मेजर मुसलमान मुल्क वो ज़रूर है, मगर एज़ यूजुअल और मुसलमान मुल्कों की तरह वहाँ की आबादी 2 बड़े मुस्लिम ग्रुप में डिवाइडेड है। यानी एक बड़ा हिस्सा जो है वो सुन्नी मुसलमानों का और एक छोटा हिस्सा जो है वो शिया मुसलमानों का है। एथनिसिटी के हवाले से हम कह सकते हैं कि तकरीबन 2/5 जो है वहाँ पर पश्तून आबाद हैं और 1/4 जो है वो बल्कि उससे भी कम, सॉरी 1/10 जो हैं वो हज़ारा के लोग हैं जो शिया हैं। पश्तून जो है वो ज़्यादातर सुन्नी है। उसके बाद जो रेस्ट है ना वो ताजिक वगैरह हैं। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ जो आपको यकीनन पता ही होगी कि ये जो हज़ारा वाले हैं इनके बारे में कहा जाता है कि सदियों पहले ये वो लोग हैं जो चाइना से नॉर्थ वेस्टर्न चाइना से जो चाइनीज़ वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, ये वही थे। यही वजह है कि इनकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है पश्तून से। थोड़ी नाक चपटी होती है, थोड़ा कद छोटा होता है, ये वैसे नहीं होते हैं पश्तून की तरह। मगर शिया हैं तो वो थोड़े माइनॉरिटी में है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिर इथिकली भी इथनिकली भी वो जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो यूं ये एक पूरा का पूरा सेटअप है और ये तकसीम ज़्यादा नुमाया हुई ज़ाहिर शाह के दौर में भी थी। यानी ये बेचारे जो हज़ारा के लोग हैं, छोटे काम करते हैं, घरों के, अनएजुकेटेड होते हैं और इनका जो सोशल क्लास है वो लोअर है और आम तौर पर बेचारे एज आई सेड के इनका बुरा हाल है। उस ज़माने में भी इनके साथ एक बर्ताव था निचली क्लास का, और बाद में जब तालिबान आ गए तो उन्होंने तो बाज़ाब्ता इनके खिलाफ स्टैंड लिया और आपको याद ही होगा कि इनका कत्ल आम होता रहा। अच्छा, अब हम थोड़ी से कैरेक्टर्स देख लेते हैं। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये सब बैकग्राउंड ज़रूरी है जानना और थोड़ा बहुत रिवाइज करना, एटलीस्ट आप जानते ही होंगे। मेजर कैरेक्टर जो है वो इस नॉवेल का वो आमिर है। आमिर जो है वो ही असल में नरेटर है, वही नॉवेल को बयान कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कहानी क्या है। आमिर जो है वो एक बड़े रिच फैमिली में पैदा हुआ है, पश्तून फैमिली में, यानी काबुल में, और उसका बाप जो है वो बाबा है, यानी जिसको बाबा कहता है, और उसकी माँ जो है वो बचपन में गुजर गई, यानी उसकी माँ नहीं है। आमिर का अपने बाबा के साथ एक बहुत मोहब्बत का रिश्ता ज़रूर है, मगर उसमें एक थोड़ी सी एक हेजिटेंसी है, एक थोड़ा सा डिस्टेंस है। वो समझता है कि बाबा के साथ वो वैसा क्लोज नहीं है जैसे क्लोज होना चाहिए, और बाबा भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अपने जैसा देखना चाहता है अपने बेटे को। तो ये एक थोड़ा सा हेजिटेंट, थोड़ा सा एक टेंटेटिव किस्म का आमिर का मामला है। अच्छा, आमिर के साथ जो दूसरा अहम कैरेक्टर है वो हसन का है। हसन जो है वो आमिर का दोस्त है, लेकिन हसन जो है वो एक हज़ारा का बच्चा है, यानी हज़ारा वाला है, हज़ारा की तरफ से है, और ये इनके नौकर अली का बेटा है। तो एक तरह से ये नौकर का बेटा है, अनएजुकेटेड है, लेकिन इसका करीबी दोस्त है, हर अच्छे बुरे वक्त में इसके काम आता है। जब कभी भी कोई बुली होती है, जब कभी भी कोई मारधाड़ होती है तो ये पहले आ जाता है, और हर बार ये जुमला भी कहता है कि तुम्हारे खातिर 1000 दफ़ा। मतलब ये कि ये दोनों बच्चे जो हैं 9-10 साल के हैं। आमिर भी जो क्या बड़ा हो गया है, लेकिन आमिर की कहानी चूंकि ज़्यादातर उसके बचपन की है, तो वो 10 साल का बच्चा जब काबुल में था और बाद में फिर वो बड़ा हो गया
तो अलग बात है, लेकिन हसन जो उसका दोस्त है लेकिन उसके नौकर का बेटा है, यानी अली का बेटा है। अली जो है वो तीसरा कैरेक्टर है, जो घर का नौकर है वो भी हजारा का है, उसका बेटा ये है हसन है। हसन जो है वो इसके बहुत करीब है। अच्छा, बाबा की मैंने बात बता दी। बाबा जो है वो एक आमिर का बाप है, बड़ा वेल्दी है, बिजनेसमैन है, और है तो टिपिकल अफगानी, मगर उसको प्राउड है अपने अफगानी होने के ऊपर, पश्तून होने के ऊपर, लेकिन वैसा कंजर्वेटिव नहीं है जैसा कि आम तौर पर अफगानी कंजर्वेटिव होते हैं, बल्कि वो कंजर्वेटिव चीज़ों को बुरा भी समझता है। यानी शराब वराब भी पीता है, वाइन भी चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन नमाजें भी चलती हैं, सब कुछ होता है। इस किस्म का लिबरल किस्म का पश्तून है वो, या पख्तून कह लें उसको आप। उसके बाद मैंने अली की बात आपको बता दी। अली जो हैं वो हसन के बाप हैं और इनके घर के नौकर ही हैं, और अली के बाप को कभी बाबा के बाप ने अडॉप्ट किया था। अच्छा, एक और अहम कैरेक्टर रहीम का है। रहीम का बताता चलूँ, रहीम जो है वो बाबा के दोस्त हैं और वो बहुत ही ख्याल रखने वाले हैं, और वो अपने जो आमिर जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, और उसको वो अक्सर मशवरा भी देते हैं कि तुम्हारे अंदर क्रिएटिव राइटिंग का शौक है तो तुम राइटर बनना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और कभी कभी जब ये बाबा की इन बातों से खुश नहीं होता है कि बाबा उसको अपनी तरह ताकतवर और अपनी तरह एक देखना चाहते हैं, वैसा नहीं देख पाते हैं और उसके अंदर कमी देखते हैं, तो ये रहीम ही है जो उसको रीश्योर करते हैं और कहते हैं नहीं, हर इंसान की खूबी अलग होती है। वो गधे होते हैं, इस तरह एक जुमला इसमें लिखा है, गधे होते हैं जो अपनी टैलेंट का ख्याल नहीं करते, तुम ऐसा मत करना, तुम अपने टैलेंट का ख्याल रखना। अच्छा, एक और मेजर कैरेक्टर जो आपको बार बार आएगा इसमें, वो आसिफ का है, ASSEF उसका है। आसिफ जो है वो बुक का एंटागोनिस्टिक है दोस्तों, वो एक तरह का विलिनिश कैरेक्टर है, वो एक फंडामेंटल मुस्लिम है, वो हजारा के लोगों से नफरत करता है, तो वो हसन से और अली से भी नफरत करता है, उनका जोक बनाता है, उनका मजाक उड़ाता है, खुसूसन हसन का, क्योंकि बच्चा है, जारी बात है। आसिफ भी उससे 2-4 साल बड़ा ही है, और आसिफ जो है वो मजाक उड़ाता रहता है हसन का, और जब मौका मिलता है उसके बाप अली का भी मजाक उड़ाता है। वो इनको नौकर समझता है, लोअर सोशल क्लास समझता है, इनको मुसलमान नहीं समझता है, और अक्सर ये जुमला भी कहता है कि तुम लोग बाहर के आए हुए लोग और हमारा अफगानी कल्चर खराब कर रहे हो। उसके बाद एक और मेजर कैरेक्टर दोस्तों सुरैया का है। सुरैया जो है वो आमिर की गर्लफ्रेंड और फिर वाइफ है, और वो कैलिफोर्निया में रहती है, और वो आमिर से वहीं उसकी मुलाकात होती है, और वही जो है आमिर से मतलब आमिर के साथ साथ है और आमिर का ख्याल रखती है, और आमिर की जो भी मसाइल हैं उसके ऊपर मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि फिर नॉवल में मज़ा नहीं आएगा, तो वो सुरैया उसके साथ साथ है। तो ये एक उसकी बीवी का और गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर है। उसके बाद एक और कैरेक्टर जो लास्ट में बताता चलूं, वो है सोहराब का। सोहराब जो है वो असल में हसन का बेटा है, वो हसन का बेटा है, और सोहराब जो है, यानी हसन की बाद में शादी हो जाती है और हसन की बीवी का नाम फरजाना है, और उनसे जो उनका बेटा हुआ है वो सोहराब है। और ये सोहराब जो है इसके साथ भी कुछ मसाइल होते हैं, और यही मसाइल हैं जिसकी वजह से कहानी जो है पूरी की पूरी स्टैब्लिश होती है। अभी बस मैं इतना ही बताता चलूँ कि सोहराब जो है एक छोटा सा बच्चा है, वो भी 9-10 साल का है, लेकिन वो कहानी में बाद में शामिल होता है और उसका एक बहुत मेन रोल है कहानी के अंदर। तो ये मेजर कैरेक्टर हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे और इन्हें हमने जान लिया। अब हम यूँ चलते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, ज़रा एक ब्रेक लेकर, और फिर देखते हैं कि नॉवेल है क्या। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा इस नॉवेल में। आलमी तिजारत का नया मरकज गवादर। गवादर का बाएतमाद इदारा न्यू विजन ग्रुप आपको दे मुस्तकबिल की कीमती सरमायाकारी का सुनहरी मौका। अमेरिका और कनाडा में रहते हुए सरमायाकारी और भी आसान। गवादर मास्टर प्लान की अहम और कीमती लोकेशन। गवादर की मरकजी शहरा और 0 पॉइंट पर वाक़या साहिल समंदर से करीब तरीन 100, 200, 300 गज के रिहायशी तिजारती प्लॉट, 1 एकड़ 2 एकड़ के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, निहायत मुनासिब कीमत और महाना आसानी के साथ में अभी अपने प्लॉट बुक करवाएं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता फरमाएं।
एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रेवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रेवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid, 647-865-2949. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. वेलकम बैक दोस्तों। अब यूँ करते हैं, हम ज़रा थोड़ा नॉवेल देख लेते हैं। नॉवेल में क्या है? नॉवेल बड़ा मज़ेदार है, जैसे कि मैंने पिछले सेगमेंट में आपसे कहा था। नॉवेल जो है वो असल में आमिर जो है उससे शुरू होता है। और आमिर जो है बड़ा हो गया, 38 साल का एक लड़का है जो कैलिफोर्निया में रहता है। और वो नॉवेल स्टार्ट ही फ़ोन कॉल से होता है कि उसको फ़ोन आता है, एक कॉल आती है, वो फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ रुस्तुम होता है, यानी उसके बाबा का दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया था। वो उसको पाकिस्तान से कॉल करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आओ, पाकिस्तान आओ, मैं पेशावर में हूँ। तो ये थोड़ा सोचता है कि आमिर के भाई इस वक्त पाकिस्तान जाए, मगर बहरहाल वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। फिर दिखाते हैं कि आमिर जो है वो घर से निकलता है और देखता है गोल्डन गेट जो है कैलिफोर्निया का मशहूर, वहाँ पर उसकी उस तरफ निकल जाता है और वहाँ देखता है कि 2 पतंगे उड़ रही हैं और वो पतंगे जो हैं वो साथ फ्लाई कर रही हैं। तो वो उसको देखता है और फिर वो अपने माजी में जाने लगता है। अच्छा, जैसे ही ये बातें शुरू होती हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन नॉवेल निगार ने इस तरह से दिया है कि खासतौर पर एक जुमला पहले पैराग्राफ में इस्तेमाल किया, बिकॉज द पास्ट क्लॉज इट्स वे आउट लुकिंग बैक नाउ। मतलब जैसा कि यही बात कि माजी जो होता है वो अपनी इंप्रेशन हमेशा मुस्तकबिल के लिए या आज के लिए छोड़ देता है और वक्त जो है वो फिर रास्ता बनाता है। यानी माजी जो है आपका पीछे छोड़ता नहीं, उसके इंप्रेशन हाल में आते हैं। तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग हैपन इन द पास्ट। तो अब क्या हुआ कि ये जो है वहाँ से दिखाते हैं कि ये जो है थोड़ी देर पतंगों को देखता उड़ रही हैं, काइट्स जो है, और फिर वो काइट्स को देखते देखते माजी में चला जाता है और थोड़ी देर के अंदर वो 30 साल पीछे, यानी जब वो 9 या 10 साल का था, उस दौर में काबुल में चला जाता है। अब आप ये याद रखिए कि काबुल का ये वो दौर है जो 1970s के आसपास का है, यानी ये कहानी 1970 और 2002 के दरमियान की है। तो ये वो दौर है जो ज़ाहिर शाह का दौर है, इसीलिए मैंने ज़ाहिर शाह का जिक्र किया था। और ज़ाहिर शाह के दौर में काबुल बहुत ही मॉडर्न था। उस ज़माने में हर वो चीज़ थी काबुल में जैसे किसी बड़े अच्छे शहरों में हुआ करती हैं। बहुत ही इस्टेब्लिश शहर था और लोग पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे थे, यानी हर वो काम जैसा कि बड़े शहर में होता है। और ये बच्चे जो थे ये पतंगे उड़ाते थे। उस ज़माने में ये जो लड़का है आमिर, वो अपने बाप के साथ रहता था। इसका बाप जो है वो इसका बहुत ख्याल रखता था और इसके साथ साथ रहता था। लेकिन बाप का फिर उन्होंने बताया कि इंप्रेशन कैसा था कि बाप जो था वो मशहूर था कि वो एक लाइक ताकतवर आदमी है और उसके बारे में कहानियाँ मशहूर थी कि उसने बियर जो होता है रीच उसको भी मारा है। और उसका कुछ अपनी सेइंग्स भी थी कि वो अपने बच्चे से कहता था कि दोस्त बनाओ तो मोहब्बत करो मगर उसको थोड़ा डरा कर भी रखो, इस तरह की बातें। और फिर ये
भी कि हमेशा सच बोलो और कभी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो चोरी मत करो, क्योंकि जब तुम चोरी करते हो तो तुम ये कत्ल से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, इसलिए कि इसका मतलब तुमने किसी की ज़िंदगी चुरा ली। इस किस्म की वो एक कैरेक्टर बिल्ड करते हैं बाबा का। ये बाबा से मरूब है, लेकिन बाबा जो है वो उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, थोड़ा सा सोचता है कि यार ये बेटा जो है वो मेरी तरह क्यों नहीं है, मेरी तरह जैसा कि मुझे होना चाहिए, और अक्सर रहीम से कहता भी है, ये इस बात को महसूस करता है। तो इसकी बाप के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप होती है। इस दौरान दिखाते हैं कि ये जो दूसरा बच्चा है इसके साथ साथ है, वो हसन जो है वो इसके साथ साथ है। हसन के साथ इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हसन के साथ दिखाते हैं नॉवल के अंदर कि ये हर जगह घूम रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है। ये दोनों जो है वो जो अनार का दरख्त होता है ना, पॉमग्रेनेट, उसके दरख्त के पास चले गए। वहाँ जाकर जो है वो दरख्त के ऊपर वो छील कर उसका नाम लिख रहा है और कह रहा है कि हम दोनों जो हैं वो काबुल के शहजादे हैं। और उसके बाद ये एक बस मसला हो रहा है, वो ये कि हसन जो है वो जब बाबा के पास आता है तो बाबा उसको इसी तरह से प्यार करता है जैसे कि इनसे प्यार करता है, आमिर से प्यार करता है, दोनों को एक साथ गले लगाता है। ये बात देखकर ये ठिठकता है कि हसन से क्यों प्यार कर रहा है ये इतना, या हसन से क्यों मतलब हसन को मेरे बराबर क्यों लेके आ रहा है, ये है तो हज़ारा का ही ना। तो ये बात इसके अंदर भी बिल्ट इन है कि यार ये एथनिकली जो है वो लोअर क्लास का है और ये शिया बच्चा है और ये नौकर है, ये लोअर सोशल क्लास का है, ये अनएजुकेटेड है, इसको क्या पता। लेकिन बाबा जो है उससे बड़ी मोहब्बत से मिलता है, तो ये इस बात से थोड़ा सा जेलस है हसन से। फिर आगे ये भी दिखाते हैं कि हसन का बाप जो अली है, जो इनके घर में काम ही करता है, नौकरी इनके घर का, वो भी हसन से उतना ही खुलकर प्यार करता है और हसन सारी बातें अली से कर देता है जो ये बात अपने बाबा से नहीं कर पाता है। तो ये एक बात भी ये फील करता है बार बार कि हसन जो है वो उसको बाप की मोहब्बत भी पूरी तरह से मिल रही है, वो कि हसन की भी माँ नहीं है, हसन की माँ भी उसके बचपन में मर गई है और ये दोनों बच्चे जो हैं वो 9-9, 10-10 साल के ही हैं जो आपस में खेल रहे कूद रहे। फिर दिखाते हैं कि साहब वो मौसम बदलता है और विंटर आने लगता है, तो ये बाबा से बोलते हैं कि भाई अब जो है वो पतंगबाजी का मुकाबला नहीं। अब ये देखें काइट रनर है नॉवल का नाम, जो पतंग के पीछे भागने वाले होते हैं, पतंग को पकड़ने वाले होते हैं। तो ये कहता है कि अब पतंगबाजी का मौका आ रहा है, अब तुम टूर्नामेंट जीत कर दिखाना। तो कहता है ठीक है बाबा मैं जीत के दिखाऊंगा। फिर ये दिखाते हैं कि ये इस दौरान कुछ ख्वाब देखता है। एक ख्वाब में देखता है कि एक झील है और उसके अंदर जो है ये एकदम अंदर चला गया है और वहीं पर ही जो है वो हसन भी है और फिर ये तैरता हुआ सेंटर ऑफ झील के अंदर चला जाता है, बिल्कुल इधर सेंटर में। वहाँ पर देखता है कि हसन और ये दोनों जो हैं सॉरी हसन देखता है ख्वाब, और फिर हसन जो है वो बाहर निकल के आ जाता है और फिर ये भी निकल के आ जाता है, दोनों हाथ सरफेस के ऊपर होते हैं। तो ये पूछता है आमिर हसन से कि इसका मतलब क्या है। वो कहता है मुझे मतलब तो नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि किसी हर ख्वाब का कोई ना कोई मतलब होता है। हसन इसे कहता है, आमिर कहता है अच्छा ठीक है कोई ना कोई मतलब होता होगा। ये ख्वाब इसको नज़र आता है। इसी तरह से और भी आगे बात बढ़ जाती है तो ये देखता है कि ये हसन जो है ये जब ये पतंग उड़ाता है और पतंग कटती है तो हसन पहले भागता है और पकड़ कर लेकर आता है। हसन बड़ा तेज़ होता है पतंग पकड़ने में, यानी एक काइट रनर होता है और हमेशा जब कभी भी इसकी पतंग कटती है तो ये कहता है फिक्र मत करो मैं लेके आ जाऊंगा। इस तरह की 2-4 बातें और दिखाते हैं नॉवल के अंदर। ये भी दिखाते हैं कि एक वक्त ऐसा होता है कि इसके साथ वो लड़का जो आसिफ है वो कुछ बुली करता है अपने आमिर के साथ, और आमिर के सामने जो है ना हसन के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो हसन जो है उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, बल्कि एक बार तो आमिर भी जो है वो गुलेल लेके खड़ा हो जाता है, ऐसा उसकी आंख का निशाना लेके आता है मैं मार दूंगा तुम्हें। तो इस तरह से मारता नहीं है मगर इस तरह से दोनों एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एनीवे ये एक तरह से इन्होंने बताया कि इनकी रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, लेकिन एक थोड़ी सी इसके अंदर जेलसी भी। टूर्नामेंट होता है, काइट रनर का ये एक बड़ा क्लाइमेक्स सीन है कि टूर्नामेंट होता है और ये पतंग उड़ा रहा होता है और अगली छत से इसका बाबा देख रहा होता है और बहुत एक्साइटेड होता है कि बेटा वाह क्या तुम अच्छी पतंग उड़ा रहे हो, और ये पतंग खींचता है और पतंग जो है काट देता है और ये टूर्नामेंट जीत जाता है। जो ये टूर्नामेंट जीतता है पतंग कटती है और उड़ती हुई चली जाती है। अब पतंग उड़ती हुई जा रही है और हसन पीछे दौड़ रहा है, हसन भाग रहा है पतंग पकड़ने के लिए। हसन पतंग पकड़ लेता है, ये भी पीछे पीछे भागता है। अभी देखते हैं कि हसन भागता है तो ये लड़का आसिफ जो है वो 2 लड़कों के साथ यानी करीम और वाली जो उसके दोस्त होते हैं इनके साथ मिलकर हसन को एक कोने में घेर लेता है। ये वहां पहुंचता है तो देखता है कि ये दोनों जो हैं यानी जो उसके 2 दोस्त हैं एक वाली और एक करीम, उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और हसन जो है वो उसके साथ ज्यादती करता है, यानी उसके साथ जिसे कहते हैं अब्यूज करता है, सेक्सुअल अब्यूज करता है। और ये देखता है तो ठिठक जाता है। इस वक्त इसको मदद करनी होती है, ये मदद नहीं करता, चुपचाप देखता रहता है। जो कुछ भी चाहता है वो चीखता है चिल्लाता है हसन कि उसके साथ ही ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो उसको गालियां देता है और उसके साथ ही जुल्म कर देता है। ये देखता है मगर मदद नहीं करता और पीछे से आ जाता है वापस। अब
ये जब वापस आ जाता है, कुछ देर गुजर जाती है, तो ये वापस आकर अपने ऐसा बन जाता है जैसे कि उसको पता नहीं है। हसन आता है, हसन उसकी तरफ देखता है तो हसन को ये यही इंप्रेशन देता है जैसे कि उसने देखा नहीं कि उसके साथ क्या अब्यूज़ हुआ है, और ये ख्याल होता है इसको कि मैंने इसको बचाया नहीं। और फिर ये ख्वाब जो है उसको जब ये रात को सोता है तो एकदम से उठ जाता है और उठ के कहता है कि जैसे उसके दोनों हाथ जो हैं वो झील के ऊपर हैं, यानी वो ऊपर है, लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं, वो झील के अंदर था और एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था उसको और वो हसन को निकाल नहीं पा रहा था। यूं ये इस तरह के ख्वाब देखता है। एनीवे, ये सिलसिला आगे बढ़ जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि बाबा तो बहुत खुश होता है क्योंकि ये टूर्नामेंट जीत गया है, वो इसको बहुत प्यार करता है, इसको तोहफे में बाइक देता है, इसकी सालगिरह मनाता है। उस सालगिरह में भी आसिफ और ये वाली और ये सब लोग आते हैं। वहाँ पर ये देखता है कि ये बच्चा हसन जो है ना वहाँ से चला जाता है, बल्कि ये खुद भी वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ अब ये थोड़ी सी इनकी रिलेशनशिप चेंज हो जाती है, यानी अली जो है पूछता भी है कि क्या बात है, हसन वैसा हंसता नहीं है, हसन वैसा खिलखिलाता नहीं है, हसन वैसा खेलता नहीं है, बुझ सा गया है। तो ये कुछ नहीं बोलता, कहता मुझे क्या मालूम, और ये बताता नहीं है आमिर। अब ये दोनों बच्चों की इन चीज़ों को देखते रहते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। और फिर वो जो वक्त आता है कि 1973 का वक्त आ जाता है और हालात चेंज होने लगते हैं और सोवियत हुकूमत का सोवियत इन्वेजन आ जाता है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से एकदम तब्दीली आनी शुरू होती है। और बल्कि इससे पहले एक छोटा सा वाक़ा और भी होता है कि ये बच्चा जो है ना, ये चूंकि इनके दरमियान एक फासला आ जाता है तो ये उससे मिलना कम चाहता है। तो ये अक्सर और बेशतर उसको कहता है कि तुम मुझसे मत मिलो, तुम मुझसे मत मिलो। बल्कि एक आध बार एक अनार के दरख्त से अनार खींच के उसके सीने पर खूब मारता भी है और कहता है मुझे मारो मुझे मारो, मगर वो मारता नहीं है, बस वो देखता रहता है हसन उसको कि आमिर ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ। फिर एक बार ये भी करता है कि आमिर जो है, एक पार्टी हो रही होती है घर के अंदर, तो इसका बाबा आमिर को एक तोहफा देता है। तो आमिर क्या करता है, अपने गिफ्ट निकालता है और हसन के घर में छुपा देता है मैट्रेस के नीचे। और फिर बाप ने अपने बाबा से कहता है कि देखो हसन ने जो है मेरी चीज़ें छुपाई। बाबा इस बात को यकीन नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि हसन ऐसा नहीं करेगा, और हसन हैरानगी से सब चीज़ देख रहा होता है। अब आमिर किसी भी तरह से हसन के साथ रहना नहीं चाहता, उसे दूर करना चाह रहा है अपने आप से। इस चीज को देख लेता है अपने हसन का बाप अली, और अली समझ जाता है कि आमिर और हसन के दरमियान कुछ सिलसिला चल रहा है। और वो जब ये चोरी का इल्जाम देखता है तो अली कहता है कि भाई मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूं, और बाबा ये कह के उनके घर से निकलने लगता है। इसी दौरान जैसे कि मैंने कहा कि वो सोवियत यूनियन का इन्वेजन होता है और अफगानिस्तान के हालात चेंज हो जाते हैं और बाबा को वहां से निकलकर भागना पड़ता है। बाबा घर से निकल के भागते हैं। अच्छा, आमिर अली के साथ घर छोड़ के जा चुका होता है। बाबा आमिर का अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से निकलकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं और अफगानिस्तान से निकलकर पिशावर की तरफ आ जाते हैं। पिशावर आते हुए रास्ते में एक दो वाक़यात और भी होते हैं कि जब ये बॉर्डर क्रॉस करके गुजर रहे होते हैं तो सोवियत आर्मी का जो आर्मी मैन जो होता है वो बस को रोकता है और कहता है कि ये फलां औरत जो है वो आधे घंटे मेरे साथ रहेगी, और इसके ऊपर बाबा तन के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं 100 गोलियां मार दो मेरे सीने के ऊपर, मगर तुम इस तरह की इंडिसेंसी मैं होने नहीं दूंगा। इस तरह से बाबा का फिर कैरेक्टर दिखाते हैं। फिर ये जब बस से गुजरती हुई पिशावर में आती है तो ये देखता है कि जिस लड़के ने इसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया था आमिर के साथ, आमिर उसको देखता है कि वो लड़का कमाल भी वहीं पर ही मौजूद है, और कमाल के साथ भी ज़्यादती हो गई इस दौरान जिस ज़माने में ये सब तालिबानाइजेशन हुई, और उसमें कमाल के साथ ज़्यादती हुई और कमाल की माँ मर गई और कमाल का बाप जो है वो बहुत बुरे हाल में, और फिर कमाल का बाप रास्ते में खुद को शूट कर लेता है और कमाल मर जाता है। यानी ये वो बच्चा है जो आसिफ का दोस्त था और जो उस अब्यूज़ में शामिल था। एनीवे, कहानी आगे बढ़ जाती है। ये पिशावर आ जाते हैं, पिशावर से निकलकर ये कैलिफोर्निया चले जाते हैं, कैलिफोर्निया आकर ये बस जाता है। कैलिफोर्निया में रहते हुए अब मामला तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। ये बाप जो है ये पहले तो काम वाम करने लगता है क्योंकि अब इसके पास पैसे से तो होते नहीं है, 2 बैग लेके निकला हुआ होता है। अल्टीमेटली गैस स्टेशन में काम करने लगता है। इसकी अना दिखाते हैं कि कभी भी वो फूड चेक नहीं लेता है, जो मुफ्त के मिलते हैं वो 24 घंटे काम करता है। बेटे के पीछे पड़ा रहता है कि तुम काम करो, और बेटा जो होता है वो पढ़ता है, और फिर बेटा हाई स्कूल करता है, बेटा फ्ली मार्केट में काम करता है यानी आमिर। फिर आमिर जो है क्रिएटिव राइटिंग का शौक होता है तो नॉवेल लिखना शुरू कर देता है, और फिर यूँ ये कहानी बढ़ती है आगे, और उसकी ज़िंदगी में वो लड़की आती है जो उसकी बाद में बीवी बनती है, यानी सुरैया आती है। सुरैया इनको बताती है, शादी की जब बात तय हो जाती है, सुरैया का बाप जो है वो एक ट्रेडिशनल किस्म का पख्तून है, यानी अफगानिस्तान का है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले अपनी एक राज की बात बता दूं इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। और फिर ये इससे जब डेटिंग होती है तो ये बता देती है कि मैं
1 महीने के लिए एक और अफगानी के साथ भागी थी और मेरे बाप ने मेरे पर बहुत सख्ती की थी, मेरे बाल साफ़ कर दिए थे, मुझे घर में बंद किया था और ये एक हुआ था। मैं 1 महीने उसके साथ रही थी, फिर वापस आई थी। तो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। मगर उसके बावजूद आमिर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है। कुछ अर्से के बाद इसको, यानी कुछ महीनों के बाद इसको, सालों के बाद उसको अंदाज़ा हो जाता है कि सुरैया के साथ मसला है कि वो माँ नहीं बन सकती। एनीवे, अब ये फ़ोन आ गया कहाँ से, अपने पाकिस्तान से, रहीम का। और रहीम साहब जो से हैं, जो उसके दोस्त हैं उसके बाप के, वो उसे कॉल पे कहते हैं कि तुम पाकिस्तान आ जाओ। ये पाकिस्तान जाता है और रहीम से मिलता है। रहीम कहते हैं कि मेरे पास कुछ बातें हैं तुम्हें बताने के लिए, कुछ राज की बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और फिर ये वही रहीम है जो इनके बाप के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। जब ये पेशावर पहुँचता है तो रहीम उनसे कहता है कि तुम्हारा जो मैं चाहता हूँ कि तुम अफगानिस्तान काबुल जाओ और वहाँ पर हसन का बेटा है सोहराब, उसको लेकर आ जाओ किसी तरह से। तो वो कहता है कि मैं क्यों लेकर आऊँ, हसन के पहले मुझे बताओ हुआ क्या। तो कहेंगे हसन के साथ ये हुआ कि हसन और अली जो है वहाँ से जब वापस चले गए हज़ारा, तो वहाँ उन्होंने कुछ अरसे वक्त गुजारा। फिर हसन की शादी हो गई एक लड़की फरजाना के साथ। फिर तालिबान आ गए और फिर तालिबान ने जब जुल्म शुरू किया तो उससे पहले ये हुआ, कहने लगा, ये रहीम कहने लगा कि मैं बूढ़ा हो गया था, मुझे आर्थराइटिस हो गया था, मैं तुम्हारा बड़ा घर संभाल नहीं सकता था। तो मैंने एक दिन मैं वापस गया और मैंने जाकर उससे कहा अपने हसन से कि तुम बेटा जवान हो, तुम अपनी बीवी फरजाना के साथ मेरे पास आ जाओ, घर का ख्याल रखो। उसके ऊपर वो दोनों पहले तो राज़ी नहीं हुए, फिर बाद में आ गए कि हाँ ठीक है हम ख्याल कर लेते हैं। वो वहाँ आ गए और मैं पाकिस्तान आ गया यहाँ पर इलाज की गर्ज से। वो दोनों जब वहाँ रह रहे थे तो उस दौरान तालिबान ने हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि तू इतने बड़े घर का मालिक कैसे है। और उसमें फिर उन्होंने पहले तो हसन को बिठाया और उसकी कमर पर गोली मारी, गर्दन पर गोली मारी, और जब फरजाना भागती हुई आई तो फरजाना को भी शूट कर दिया और यूँ उन्होंने तुम्हारे घर पे भी कब्जा कर लिया और वो सब कुछ ज़ाया हो गया और मैं यहाँ पेशावर में फंस गया। तो ये वाक़या हुआ। लेकिन उससे एक बच्चा पैदा हुआ था सोहराब, और वो सोहराब जो है वो वहीं पर ही है काबुल में। किसी तरह से उस बच्चे को ले आओ, छोटा बच्चा है 9-10 साल का। तो उस पर वो कहता है कि मैं क्यों लेकर आऊँ, ये कहता है। वो कहता है वो एक नौकर का बेटा था। वो कहता है वो नौकर का बेटा नहीं था, ये जो हसन है ना वो असल में तुम्हारे बाप का ही बेटा था, वो बाबा का बेटा था। वो कहता वो मेरा भाई था। वो कहता हाँ वो तुम्हारा भाई था और बाबा ने कभी ये बात किसी को बताई नहीं, मगर वो तुम्हारा भाई था। उसका बाप जो अली था वो तो इनफर्टाइल था, वो तो बच्चे पैदा ही नहीं कर सकता था। वो हैरान होकर सुनता है, वो कहता है इतना बड़ा झूठ मेरे साथ हुआ है। वो कहता है कि बाबा ने इतना बड़ा झूठ सारी जिंदगी मुझसे बोला। और फिर उसके बाद वो कहता है फिर भी मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं सोहराब को क्यों बचाऊँ, तो सोहराब को लेकर मैं क्या करूँगा। तो वो कहता है कि मैं तुमसे एक मरे हुए आदमी, मरने वाला आदमी हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये एक बड़े आदमी को करो और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम एक मर्द वाला कोई काम कर सकते हो, अपने बाप की बात रख सकते हो। बहरहाल एनीवे वो जाता है अफगानिस्तान। वहाँ जाकर वो देखता है तो उसका घर टूट चुका होता है। वहाँ जाकर देखता है कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, कहीं किसी के साथ स्टोनिंग हो रही है, जो भी तालिबान का माहौल है। वो दाढ़ी लगा कर जाता है आर्टिफिशियल। वहाँ जाकर जब वो ढूंढता है तो यतीम खाने ढूंढना शुरू करता है, तो एक यतीम खाने के अंदर उसको सोहराब मिलता है और वो हैरान हो जाता है कि उस यतीम खाने के लोग जो हैं वो तालिबान को बच्चे सप्लाई करते हैं और वो बच्चे जो हैं वो उन सप्लायर के बदले में तालिबान उनको पैसा देते हैं या खाना देते हैं और इस तरह से दूसरे यतीम बच्चों को खाना मिलता है। उसके बाद और मजीद इन्वेस्टिगेशन ये करता है तो उसका अंदाज़ा होता है कि वही शख्स आसिफ जिसने हसन के साथ जिसने जुल्म किया था वो इस वक्त तालिबान का कोई कमांडर बन चुका है और वो जो है इस बच्चे सोहराब को उसने यतीम खाने से उठा लिया है और अपने साथ रखा हुआ और उसके साथ भी वही जुल्म कर रहा है, वही सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है जो उसके बाप के साथ करता था। ये बात देखकर ये आसिफ से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर इसकी और आसिफ की लड़ाई होती है। अब वो जो गिल्ट है वो इसके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करती है कि वो आसिफ से लड़े और सोहराब को वहाँ से निकाले। और सोहराब जो है वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने गुलेल से जो है वो आसिफ की आंख का निशाना लेकर उसका आंख फाड़ देता है और ये यहाँ से निकल कर आसिफ इसको आमिर जो है सोहराब को लेकर पहले पाकिस्तान लाता है और फिर पाकिस्तान से किसी तरह से उसको अपने साथ लेकर वापस कैलिफोर्निया ले आता है। यूँ ये कहानी अपने अंजाम पे पहुंचती है और जो इसकी बीवी होती है सुरैया वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है और इस तरह से बच्चा यहाँ आ जाता है। फिर दिखाते हैं कि काफ़ी अर्सा गुजर जाता है, वो बच्चा इसके अटैच नहीं होता है, बच्चा जो अपने आप को डर्टी समझता है, सुसाइड की कोशिश करता है। मगर फिर एक लास्ट सीन ये दिखाते हैं कि ये बिलाकर बच्चे को लेकर वही गोल्डन गेट पार्क के पास जाता है और पतंगे उड़ाते हैं और फिर वो बच्चा जो है एकदम उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि मैं क्या कटी हुई पतंग लेने भागूँ। वो कहता है हाँ तुम लेके आओ। तो कहता है कि क्या वाकई? तो कहता है हाँ। फिर वो यही जुमला इसके सामने रिवाइज करता है जो जुमला किसी ज़माने में हसन इसे कहता था कि तुम्हारे लिए हज़ारों बार मैं हाजिर हूँ, जाओ लेकर आओ। तो यूँ ये कहानी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। वहीं
आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ये बड़ी बहुत ही इसके अंदर बहुत सारी बातें। यूँ करते हैं हम अगले सेगमेंट में ज़रा सा देख लेते हैं कि इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए राइटर ने और जो थीम है वो क्या है। आते हैं छोटी सी ब्रेक के साथ। I worked very hard to build this business. Now, how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. ब्रैंडफर्ड डाउनटाउन में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका। लॉरियल यूनिवर्सिटी कैंपस सेंट्रल लाइब्रेरी से चंद कदम के फासले पर। कॉन्डो प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $300,000, बुकिंग विद ओनली $5,000, इजी एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, मिनट्स टू हाईवे, फ्रंट ऑफ द वाटर पार्क, 2 साल की रेंटल गारंटी, 1 साल की फ्री मेंटेनेंस और साथ में फ्री असाइनमेंट क्लॉज। Buy a condo and enter to win a brand new car. To book a unit, call Adnan Shamsi at 416-788-7009 or visit grandbellcondos.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. वेलकम बैक दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि नॉवेल की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बड़ी अच्छी कहानी है और इस है तो सादा सी कहानी, मगर इसके अंदर बड़ी पेचीदगियाँ हैं और राइटर ने बहुत ही इसको कहते हैं स्मार्ट अंदाज में लिखा है। कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। पहला सिंबल जो है वो, जैसे कि नॉवेल का नाम है काइट रनर। काइट जो है वो बहुत अहम है। पतंग जो है, पतंग असल में बैक वक्त कई चीज़ों को शो कर रही है। पहली बात तो मेमोरी को शो कर रही है कि राइटर शुरू ही मेमोरी कर दे, उसकी जो मेमोरी है उसमें पतंग को देखकर वो अपने माजी में चला जाता है और फिर वो उस रिलेशनशिप को उसी काइट के बैकग्राउंड में ढूंढता है। यानी वो रिलेशनशिप जो एक बाप और बेटे की है, उसके पीछे भी पतंग का ही सिंबल आ रहा है। और फिर वही रिलेशनशिप एक दोस्त की दूसरे दोस्त के साथ है बचपन में, उसमें भी पतंग एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो पतंग बैक वक्त मेमोरी का भी है तो रिलेशनशिप का भी है, और रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्रेंड एंड फ्रेंड। और उसके बाद जो बाद में समझ में आता है कि उसका भाई था असल में। उसके बाद
दूसरी अहम चीज़ जो काइट जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो है गिल्ट का, यानी वो बैक वक्त शो कर रही है कि पतंग जो है वो उसके पीछे कि वो पतंग ही थी जिसके पीछे भागा था हसन लेने के लिए, और फिर हसन के साथ जुल्म हो गया। और वो जुल्म जो था वो पतंग के साथ ही रिलेटेड था कि जब वो भागता है और देखता है कि हसन जो पतंग पकड़ा हुआ है और ये जो है देखता है तो हसन के साथ जुल्म हो रहा होता है, वो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा होता है, और वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाता है। वो गिल्ट उसके बचपन में उसके अंदर उतर जाता है और अंदर से उसको दीमक की तरह खाता रहता है। हर बार जब भी वो पतंग को देखता है तो उसको याद आता है कि मैंने उस अपने दोस्त की उस वक्त मदद नहीं की थी जिस वक्त उसको मदद की जरूरत थी, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा आगे आगे रहता था और हमेशा कहता था कि तुम्हारे लिए 1000 बार आगे हूं मैं, और मैं उस वक्त उसके लिए नहीं बढ़ा था। तो ये पतंग जो है एक बहुत बड़ा गिल्ट का सिंबल बन जाता है। फिर आगे यही पतंग जो है वो होप का और पीसफुल एक सुकून का और अमन का सिंबल बन जाता है जब वो आखिरी सीन आता है और उसके अंदर दिखाते हैं कि सोहराब जो है उसके साथ ये वही पतंग उड़ा रहा है, और वो बच्चा जो है उसके साथ उसका वो रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है जो उसका हसन के साथ डेवलप नहीं होता, यानी अपने दोस्त के साथ डेवलप नहीं होता, अब उसके बच्चे के साथ सोहराब के साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है। और वो पतंग उड़ाता है, बच्चा भागता है और कहता है मैं पतंग पकड़ूं, वो कहता है हाँ पकड़ो। फिर वो उसके बाद वो जुमला वही बोलता है जो हसन उससे कहा करता था, यानी बच्चे का बाप सोहराब का बाप बोला करता था तुम्हारे लिए 1000 बार भागो, हम दोनों भागते हैं। तो ये रिलेशनशिप दोबारा डेवलप होती है, तो एक बड़ा उसका फ्रेमवर्क बन जाता है। दूसरा जो एक बड़ा सिंबल है वो बियर का है। बियर जो है कहने को वो एक रीछ है कि साहब वो रीछ से उसका बाप लड़ता है, ऐसी एक कहानी मशहूर है कि उसका बाप बड़ा ताकतवर है और रीछ को पिछाड़ दिया था उसने। लेकिन ये रीछ को पिछाड़ने का है क्या फिनोमेना, ये असल में जो पीछे एक रीछ जो है वो असल में उसके अंदर की गिल्ट भी है कि उसने जो अली जो उसका नौकर था उसकी बीवी के साथ उसका ताल्लुक था, और वहाँ से यानी उसकी बीवी जारी बात है कि वो भी हज़ारा की थी, तो वो उसके नौकर की बीवी थी, उसके साथ उसका ताल्लुक था, और उसने वहाँ हसन पैदा हुआ, और वो हसन को अपना बेटा नहीं कह रहा है। क्यों? इसलिए कि एथनिकल डिफरेंस है और वो एक नौकर का बच्चे को अपना बेटा नहीं कह सकता, लेकिन उसको प्यार तो कर रहा है, लेकिन अंदर डीप डाउन गिल्ट है। तो वो जो बियर को, वो जो रीछ को मारने का फिनोमेना है वो असल में अपने गिल्ट को, उससे वो माहौल कैसे लड़ रहा है मुसलसल, तो वो एक बड़ा सिंबल है गिल्ट का कि वो जिसको पिछाड़ रहा। फिर यही रीच का जो सिंबल है वो आगे भी अगर आप देखें तो वो अपनी ज़िंदगी में उसको बाद में कैंसर हो जाता है, तो वो कैंसर से लड़ता है, तो वो एक तरह से कैंसर से भी लड़ रहा है, तो कैंसर भी एक तरह से वो रीच से लड़ रहा है, तो ये एक सिंबल है। फिर एक और जो है वो अनार के दरख्त का सिंबल है कि इस नॉवल में जगह जगह हमें वो अनार का दरख्त नजर आता है। वो पोमेग्रेनेट का जो ट्री है वो बैक वक्त कई चीज़ों का सिंबल है। वो फ्रेंडशिप का सिंबल है कि वो दोनों बच्चे जो हैं यानी आमिर और हसन उसी दरख्त नीचे जाकर खोदते हैं अपना नाम और उसके ऊपर अपना नाम लिख के कहते हैं सुल्तान ऑफ काबुल, हम दोनों सुल्तान हैं काबुल के। फिर वही जब इनके दरमियान टेंशन हो जाती है और जब ये चाहता है कि आमिर चाहता है कि मैं हसन को किसी तरह से दूर करूँ अपनी निगाह से, क्योंकि जब भी वो हसन को देखता है तो उसको एक गिल्ट फील होता है कि उसने उसकी मदद नहीं की थी और वो हसन अब चेंज, तो वो उसी अनार से उसको मारता है और वो अनार उसके सीने पे लगता है तो कहता है मुझे मारो अनार बदले में, तो वो मारता नहीं है हसन, वो कहता है मैं नहीं मारूंगा तुमको। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यानी टेंशन का एक बड़ा सिंबल वो अनार का दरख्त या अनार बन जाता है। बिल्कुल ऐसी वो पोमेग्रेनेट का सिंबल जो है वो हमें उस वक्त भी नजर आता है कि जब ये वापस पेशावर से काबुल आता है तो देखता है अपने घर के पास जाकर कि वो ही अनार के झाड़ अभी भी लगे हुए हैं मगर अब उस पर अनार नहीं है, यानी वो अनार देना उन्होंने बंद कर दिया। तो वहां पर वो एक बार फिर सिंबल बन जाता है कि चूंकि हसन मर गया यानी वो दोस्त मर गया जिसके साथ बैठकर वो मोहब्बत थी उनकी जो अनार की तरह थी भरी हुई मोहब्बत से, वो खत्म हो गई और अब दरख्त जो है वो फल नहीं दे रहा। तो वो एक बहुत बड़ा सिंबल है। फिर एक और सिंबल जो है वो गुलेल का है। गुलेल यानी जिसको हम लोग सिलिंग शॉट कहते हैं। सिलिंग शॉट का जो सिंबल है वो भी एक बड़ा है कि वो 2 जनरेशन के अंदर चलता है। उसी गुलेल को, उसी सिलिंग शॉट को यूज करता है ये अपने दोस्त के लिए, वो कि मारता नहीं है, मगर हसन जो है इसके लिए कई बार गुलेल उठाकर आसिफ के सामने खड़ा हो जाता है, जिसका बदला आसिफ बाद में से इस तरह से लेता है, इसका अब्यूज करता है आसिफ जो है वो हसन के साथ। और फिर हसन का बेटा जिस वक्त इसकी लड़ाई आसिफ से हो रही होती है और ये पेशावर आता है अपने इस बच्चे को लेने के लिए, तो उस वक्त हसन का बेटा सोहराब जो है उसी गुलेल से लेता है और इसको बचाने के लिए, जो इसको अपने आमिर को बचाने के लिए उसी गुलेल से निशाना लेता है और आसिफ की आंख फाड़ देता है और फिर ये दोनों भागते हैं वहां से निकलकर। तो ये स्लिंग शॉट जो है ये 2 जनरेशन के अंदर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिंबल की शक्ल में आता है। फिर एक और सिंबल स्कैर्ड लिप का भी है। स्कैर्ड लिप यानी हेयर लिप का, कि जो बच्चा है ये जो अपना हसन है उसकी क्लेफ्ट होता है और वो क्लेफ्ट जो है अपर लिप क्लेफ्ट जो होता है, इसका बाप जो होता है उसका ऑपरेशन कराया जाता है इसलिए कि वो गरीब बच्चे होते हैं। बाद में जब ये जाकर बचाता है सोहराब को तो
आसिफ इसको जब मारता है तो इसका भी होंठ फट जाता है और इसकी भी स्कार आ जाता है। तो यूं ये क्लेफ्ट जो है रिफ्लेक्शन बन जाता है दो दोस्तों का जो बाद में दो भाई होते हैं। तो वो जो बाद में इसके स्कार बनता है और उसके भी स्कार बना हुआ होता है, तो ये एक तरह से राइटर ने वहां पर इसको भी यूज किया एज ए सिंबल दो दोस्तों का। तो ये कई सिंबल हैं जो आपको नजर आएंगे। अब थोड़ी सी बात दोस्तों हम थीम की कर लेते हैं। थीम इसका सिंपल है, बेट्रियल, गिल्ट और रिडेप्शन। यानी ये वो टिपिकल ट्रेडिशनल साइकिल है जो हमें नजर आती है कि आमिर जो है वो धोखा देता है हसन को। जिस वक्त हसन को जरूरत थी उसकी मदद की, आमिर ने मदद नहीं की, नतीजा क्या होता है, गिल्ट डेवलप होता है और फिर वो रिडेप्शन के फिनोमेना से गुजरता है, यानी वो कफारा करता है उसका। बिल्कुल वही फिनोमेना उसको अपने बाप का नजर आता है कि उसका बाप भी इसी फिनोमेना से गुजरता है। वो भी धोखा देता है और वो हसन को कभी भी अपना बेटा नहीं कहता है और हमेशा गिल्ट में रहता है, लोगों के साथ सकाफत करता है, लोगों की मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस बच्चे को साथ भी लगा रहा है, गले भी लगा रहा है, लेकिन बेटा नहीं कह रहा है क्योंकि वो लो एथनिसिटी का है, क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन का है। तो वो गिल्ट उसके अंदर हमेशा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कि ये जो बेट्रियल है, ये जो गिल्ट है और ये रिडेम्पशन यानी कफारा है, ये या उस गुनाह से छुटकारे का फिनोमेना है, वो पूरा का पूरा हमें उसकी पूरी साइकिल नजर आती है। और एक और बड़ा थीम फादर और सन रिलेशनशिप का भी है। फादर और सन रिलेशनशिप तो बिल्कुल क्लियर है कि आमिर और बाबा का रिलेशनशिप जो है वो बैक वक्त दोनों तरह से है। यानी आमिर बार बार चाहता है कि उसका बाप उसका अप्रूव करे, उसकी सलाहियतों को अप्रूव करे, वो देखे कि वो साबित करना चाहता है कि वो उसका बेटा है, वो उसने किस तरह से पतंग काटी और किस तरह से टूर्नामेंट जीता। लेकिन बाप बार बार कहता है कि यार ये बेटा मेरी तरह कैसे नहीं है, वो जैसा मैं करता हूँ। और दूसरी तरफ यही रिलेशनशिप जो है जब हम देखते हैं हसन का अपने बाप अली के साथ, तो वहां पे पूरी लॉयल्टी नजर आती है, पूरी मोहब्बत नजर आती है, पूरी एक दूसरे के साथ शिद्दत नजर आती है। तो वो एक रिलेशनशिप नजर आता है। तो ये दो रिलेशनशिप जो बाप और बेटे के हैं दोनों तरफ के, वो एक दूसरे के साथ इसने कंपेरिजन में लेके चला है आखिर तक। बिल्कुल ऐसी एक और थीम मेमोरी और पास्ट का यानी माजी का है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये कहानी शुरू ही काइट से होती है कि आसमान पे दो पतंगे उड़ रही हैं और वो दो पतंगे देखकर उसको अपना बचपना याद आता है और वो वापस माजी में चला जाता है, वो पास्ट में चला जाता है और पास्ट में जाकर वो पूरी कहानी घूमती हुई आती है और फिर वापस सोहराब तक आती है और वही पतंगे दोबारा नजर आती हैं। तो ये पूरा का पूरा मेमोरी और पास्ट का चक्कर जो है ये पूरा का पूरा थीम के अंदर गोल घूमता है, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एक सर्कमफ्रेंशियल दायरे की शक्ल में, और नॉवेल को अपने पूरे नेचुरल एंड तक लेकर आता है। फिर पॉलिटिक्स और कल्चर, ये एक बहुत बड़ा थीम है दोस्तों। पॉलिटिक्स और कल्चर इसलिए कि ये बात बड़ी क्लियर होती है कि पॉलिटिकल सीन जिस तरह से चेंज हो रहा है और जिस तरह से क्लास डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मजहब के डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, वो कहानी को चारों तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं और उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं, उसको सीमेंटेड कर रहे हैं और उसके मीनिंग्स डेवलप कर रहे हैं। और एक पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना कि कहानी की कोर में जाकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ये इसके मेजर थीम्स हैं, यानी एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हमने इसको डिस्कस भी कर लिया पहले से, मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगा कि किस तरह से पूरा का पूरा पॉलिटिकल चेंज आया अफगानिस्तान के पूरे माशरे में और कहानी, और किस तरह से पूरा माशरा जो चेंज हुआ तो उसमें ये पूरे की पूरी कहानी जो बुनी इन्होंने वो किस तरह खूबसूरती से अपने एजेस को मिलाती चली गई। मेरा ख्याल है कि अच्छा खूबसूरत नावल है, आपको जब मौका मिले तो ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा नावल हमारी नज़र से गुजर गया। आज मैं फिर अगले पोएम में आऊँगा, कोई अच्छी सी किताब लेकर, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें क्या है। अभी इजाज़त दीजिए।